Namaskar, Jai Hind, and welcome everybody to this first session out of two content-rich, information-rich session of research editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. Today we are going to have a look at two worthy editorials which have been selected by our research team. Out of them, in this very session, we are going to take a look at first article which is published from The Hindu. Actually, both are published from The Hindu only. And the first article which we are going to look in this very session is titled Removing the Creases in Housework Valuation. यानी कि जो घर काम है, जो घर के अंदर होता काम है, जिसको आज दिन तक हम लोग एक बिन आर्थिक प्रवृत्ति के तौर पर उसे वर्गीकृत करते आए हैं, घर का काम या घर काम कह लीजिए, ठीक है। जिस प्रवृत्ति को हम लोग आज दिन तक बिन आर्थिक प्रवृत्ति कहते आए हैं, क्या यह प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति में स्थान मिलना चाहिए, क्या इसकी गिनती आर्थिक प्रवृत्ति में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस जटिल पेचीदे मुद्दे को लेकर लेखक ने कई सारी स्पष्टताएं की है हमारे सामने, जिसको देखना हमारे लिए जरूरी है। हमारी परीक्षाओं की तैयारी के दृष्टि से भी हमें यह देखना जरूरी है। तो देखेंगे, अगर विषय संबंधी बात की जाए तो यह एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही भाग है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जीएस पेपर 3 के साथ इसका संबंध रहेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इट्स इश्यूज एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो ये दो मुख्य विषयों के साथ आज का यह जो टॉपिक है वो संबंधी है। दोनों ही महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यहाँ इसलिए लिंक होता है क्योंकि यहाँ वुमेन्स की बात है। आमतौर पर घर काम में वही एंगेज्ड होती है इन कंपैरिजन टू मैन। तो क्या इनका जो सहयोग है वो हम गिन सकते हैं हमारी आर्थिक प्रवृत्तियों में या नहीं गिन सकते? तो यही डिबेट को लेखक ने फर्दर जो है एक्सप्लेन किया है। आज के हमारे जो लेखक है उसका नाम फैजन मुस्तफा है। He is a reputed teacher, a reputed professor in Nalsar University of Law, which is established in Hyderabad. ठीक है, तो he is also a vice chancellor of that particular university. तो इस अध्यापक महानुभाव ने इस पेचीदे मुद्दे को उठाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम जो है इजीली हमें समझाने का प्रयत्न किया है, जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे लेख की तस्वीर के साथ। तगड़ा लेख है अपने आप में ही। देखिए, रिमूविंग द क्रीजेस इन हाउसवर्क वैल्यूएशन, नीचे सबटाइटल भी दिया गया है, द वर्क वुमेन परफॉर्म फॉर द फैमिली शुड बी वैल्यूड इक्वली विथ मेन्स वर्क ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज। तो यहाँ कुल मिलाकर महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है कि क्या महिला एक बार उसकी जब शादी हो जाए तो उसके पति के घर, उसकी पति के मिल्कत में, या कह लीजिए मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, क्या होने चाहिए, आज के समय वर्तमान परिस्थिति क्या है, इत्यादि चीजों पर यह लेख में बात की गई है। बहुत ही अच्छी तरीके से बात की गई है, जिसको हम लोग आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। 2 चरणों में यह लेख देखेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष देखेंगे इस लेख का, बाद में जो लेख की महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हाईलाइट्स आर्टिकल के, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो निष्कर्ष में जैसे हमने देखा, सर्वप्रथम मुद्दा हम वही देखेंगे, क्या महिलाओं का घर काम आर्थिक प्रवृत्ति में गिना जाना चाहिए? इसी पेचीदे मुद्दे को उठाकर लेखक ने अपनी बात यहाँ रखी है, जिसका जवाब हमें इस पूरे लेख की चर्चा में हमें दिखाई देने वाला है या देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्लस यहाँ इस बात को अवकाश क्यों मिला, इस बात को आज गति क्यों मिली कि महिलाओं के घर काम को आर्थिक प्रवृत्ति में गिनना चाहिए या नहीं चाहिए, इस दलील को जो अवकाश मिला है, उस अवकाश का कारण लेखक ने बताया है कि जो दक्षिण के जो अभिनेता है कमल हसन, उनकी एक राजनीतिक पार्टी है
जिसका नाम है मक्कल निधि मह्यम पार्टी। इस पक्ष ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि अगर ये सत्ता में आई, अगर ये पक्ष सत्ता पक्ष बना या सत्ताधारी पक्ष बना, तो महिलाओं के जो हाउस होल्ड वर्क्स है, इस काम को तनख्वाह मिलेगी, अनिवार्यतः इस काम को तनख्वाह दी जाएगी। तो ऐसी बात, ऐसा एक प्रावधान जो है या ऐसी एक शर्त जो है वो इस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में लिखी। तो यहीं से इस बात की डिबेट शुरू हो गई, यहीं से फिर से इस बात को गति मिल गई कि क्या महिलाओं के घर कामों को आर्थिक कामों में गिनना चाहिए, क्या उनकी तुलना एक वाणिज्यिक काम के साथ होनी चाहिए जो आज दिन तक एक बिन आर्थिक काम के जो है समकक्ष हो रही है, कि उसमें जो है एक भी प्रकार की सेल्फिशनेस नहीं है, एक भी प्रकार का कोई जो है रैशनल बिहेवियर नहीं है, जो कि आमतौर पर मार्केट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी दलील को यहाँ से ही लेखक ने बताया कि यहाँ से ही इसको फिर से अवकाश मिला है, इसको फिर से गति प्रदान हुई। तो ये बात रही निष्कर्ष की। अगर आगे हम लोग लेख की महत्वपूर्ण बातों में देखें तो यह बातें 3-4 बिंदुओं के तहत लेखक ने डिवाइड की है, ताकि हमारी जो समझ है वो थोड़ी अच्छी हो और हमें इस पूरी घटना को समझने में सहायता मिले। तो देखेंगे, सर्वप्रथम इसमें जो लेखक ने मुद्दा रखा है वो मुद्दा है महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति, जिसमें लेखक ने 3-4 सर्वेक्षणों का आधार लिया है। उस आधार पर हमें कुछ आंकड़े भी दिए हैं, जिसमें सर्वप्रथम है हमारा सेंसस ऑफ इंडिया 2011, यानी कि हमारी जनगणना। लेखक ने बोला कि हमारी जनगणना के मुताबिक लगभग 159.85 मिलियन महिला जो है उन्होंने अपना जो मुख्य काम है वो घर काम दर्शाया है। प्लस सामने अगर पुरुषों की बात की जाए, पुरुषों की तुलना की जाए महिलाओं के साथ, तो पुरुष मात्र 5.79 मिलियन ही है जिन्होंने अपना मुख्य काम घर काम बताया है। तो ये जो गैप है, ये जो गल्फ है, इसे हमें ब्रिज करना है। महिलाओं को घर से हमें बाहर निकलना है, बाहर के कामों में उन लोगों को जो है डाइवर्ट करना है। प्लस पुरुषों को, कुछ पुरुषों को या पुरुषों के कुछ वर्ग को हमें घर के काम में भी डाइवर्ट करना है। तो यहाँ से हमें ये परिस्थिति देखने को मिलती है कि महिलाएं आमतौर पर आर्थिक प्रवृत्तियों के साथ जुड़ी नहीं है। ठीक है, मैं आंकड़े नहीं लिखता हूं यहाँ, मैं यहाँ सिर्फ निष्कर्ष से लिखूंगा कि महिलाएं सामान्यतः घर काम से जुड़ी है, जिसका इन महिलाओं को कुछ पेमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि यह प्रवृत्ति ही आर्थिक प्रवृत्ति नहीं गिनी जाती। तो बट ऑब्वियस है कि इन लोगों को जो अपना जो वेजेस है, ठीक है, वो भी नसीब नहीं होता, वो भी नहीं मिल पाता। दूसरी एक रिपोर्ट है टाइम यूज इन इंडिया, टाइम यूज इन इंडिया, जो कि सरकारी एक रिपोर्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा यह अहवाल जारी किया गया है। सितंबर 2020 में यह अहवाल जारी किया था। इसके तहत अभ्यास किया गया कि आमतौर पर महिलाएं अपना जो पूरा दिन का जो टाइम है वो कहाँ जो है निकलता है महिलाओं का, वहीं पुरुषों का टाइम जो है वो भी कहाँ निकलता है। तो इसके तहत महिलाएं घर काम में प्रतिदिन 299 मिनट्स गुजारती है, यानी कि 300 मिनट
यानी कि 5 घंटे मात्र और मात्र घर काम में महिलाएं बिताती है। वहीं जो अगर पुरुष की बात करें तो मात्र 97 मिनट्स पुरुष, यानी कि 1.5 घंटे से थोड़ा ज्यादा। प्लस महिलाओं के संदर्भ में अलग से 134 मिनट्स का समय भी कुटुंब को देती है, कुटुंब के सभ्यों की जो है काळजी रखने के लिए, उन लोगों की सेवा करने के लिए। ठीक है, तो 134 मिनट्स अलग से, तो कुल मिलाकर 300 प्लस 134 मिनट यानी कि 434 मिनट्स विच विल बी अबाउट 7 आवर्स। 7 आवर्स से अधिक का समय महिलाएं मात्र और मात्र घर काम में ही व्यतीत करती है, जिसकी गिनती एक भी प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं होती, एक भी प्रकार के प्रोडक्टिव वर्क में नहीं होती। ठीक है, तो ये दूसरा अहवाल था। फिर फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बिठाई थी, एक कमीशन बिठाया था, जिसको देखना था कि दरअसल महिलाओं की जो स्थिति है वो स्थिति क्या है। और इस कमीशन का नाम था, इसका टाइटल था मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल प्रोग्रेस 2009, जिसके तहत यह कमीशन ने जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इतने जगहों पर सर्वेक्षण किया और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष था इसके जैसा कि ये बात तो सही है कि महिलाओं का जो समय है वो घर काम में ज़्यादा जो है व्यतीत होता है, जिसको एक भी प्रकार की एक्टिविटी में, एक भी प्रकार की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में गिना नहीं जा सकता। तो ये बात रही तीसरे अहवाल की। और अगर फोर्थ रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत में ही एक केस स्टडी हुआ था जिसका टाइटल था वुमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन थ्रू देयर अनपेड वर्क। वुमेन्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन through their unpaid work। इसके तहत एक अनुमान साधा गया कि 600 बिलियन प्लस का काम प्रतिवर्ष यह महिलाओं के द्वारा कलेक्टिवली होता है। 600 बिलियन, 600 बिलियन से अधिक। इट्स वूपिंग 600 बिलियन। ठीक है, अगर इसको आर्थिक प्रवृत्ति में तब्दील कर दे और अगर जीडीपी में इसकी गिनती शुरू कर दे, नेशनल इनकम में भी इसको गिने, तो हमारे जीडीपी में और हमारे नेशनल इनकम दोनों के कद में एक असामान्य वृद्धि हो सकती है। तो ये ताकत है महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है, जो कि आज दिन तक उसे गिना नहीं जाता, जो एक अनपेड वर्क है, जो एक नॉन प्रोडक्टिव वर्क है, जो एक अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, वो ही काम की जो मूल्य है, उस काम का जो मूल्य है, वो मूल्य सालाना 600 अरब डॉलर से अधिक है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये मुख्य 4 ऑब्जर्वेशंस थे जिसको आधार रखकर लेखक ने महिलाओं की परिस्थिति के बारे में देखने का प्रयास किया। अब यहाँ लेखक ने आगे कुछ जुडिशियल जो केसेस थे जो भारत की जुडिशरी में चल रहे थे उनको भी यहाँ साइट किया है और कहा है कि भाई हमारा जो कोर्ट है, ये कोर्ट का रुख भी महिलाओं के पक्ष में नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट भी पक्षधर नहीं है कि महिलाओं के घर के कामों को एक आर्थिक प्रवृत्ति माना जाए, उसे आर्थिक वृद्धि के गणित में उसे शामिल किया जाए। हमारे कोर्ट्स भी, हमारी न्यायपालिका भी यह पक्ष में नहीं है। ठीक है, और इसके लिए लेखक ने कुछ नंबर ऑफ केसेस दिए हैं
जिन केसेस के ऊपर से हमें साफ तौर पर लग सकता है कि कोर्ट का रुख जो है वो महिलाओं के घर के काम को आर्थिक प्रवृत्ति में समाने के विरुद्ध में है, वे इनके पक्ष में नहीं है, उनकी सहमति नहीं है। ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम केस है अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2010 का। उसके बाद दूसरा केस है राजेंद्र सिंह वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वो भी 2020 का है, यानी कि नया ही है। और आखिरी में जो एकदम नया सा केस वो है कीर्ति एंड अनदर वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 2021। 5 जनवरी को इसके ऊपर फैसला आया था और सब में कोर्ट का एक ही रुख रहा है, और वो रुख ये है कि महिलाओं का काम जो है वो निसंदेह इनवैल्यूएबल है, वो अमूल्य है, मगर उसे आर्थिक दृष्टि से देखना, उसे आर्थिक प्रवृत्ति में तब्दील करना, ये बात शक्य नहीं है। सभी केसों में सरकार ने यही जजमेंट दिया, सभी केसों में। ठीक है, और यहाँ जो हमने जो केसेस देखे, ये केसेस दरअसल कंपेंसेशन रिलेटेड केस है कि अगर डिजीज्ड की मृत्यु हो गई तो इन दैट केस डिजीज्ड की जो पत्नी है उसका क्या हक है, और डिजीज्ड की मिल्कत के ऊपर वो जो है इंश्योरेंस की जो रकम है उसके ऊपर, कंपेंसेशन की जो रकम आएगी उसके ऊपर क्या हक है, उन विभिन्न मुद्दों पर आधारित यह केस है। मगर इन सब केसों में हमने सुप्रीम कोर्ट का वो अन्य जो जुडिशरी है हमारी, उसका रुख देख लिया, और वो रुख ये है कि महिलाओं का घर कामों को घर काम ही रहना देना चाहिए। वे भले ही कितने भी अमूल्य हो, मगर उनको आर्थिक दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, उनकी आर्थिक गिनती नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बात रही वेरियस जजमेंट्स की, जुडिशरी का स्टैंड हमने देखा। फिर बाद में हमें देखना है कि यह जो स्ट्रक्चर है पूरा वो हायरार्की वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि पदानुक्रम है। हमारे समाज में भी हमने देखा है कि आमतौर पर जो महिलाएं होती है उनका पद जो है वो थोड़ा निम्न कक्षा का होता है इन कंपैरिजन टू द स्टेटस ऑफ मैन इन द सोसाइटी या इन द फैमिली कह लीजिए। तो ये एक हायरार्की वाला स्ट्रक्चर है, पदानुक्रम वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें ऊपर जो है पुरुष बैठता है और थोड़े नीचे स्त्रियां बैठती है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग सदियों तक इंग्लिश कॉमन लॉ, इंग्लिश मैरिटल कॉमन लॉ जो है वो उसको हम लोग लागू करते आए हैं, जिसमें यह पदानुक्रम की व्यवस्था थी, जिसके तहत महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते थे। महिलाओं को मिल्कत में तो नहीं, मगर उन लोगों को जो है काम करने का ही कोई अधिकार नहीं दिया जाता। एक भी प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति का काम महिलाओं को सदियों तक नहीं दिया जाता, तो इस वजह से उनका जो दर्जा है वो थोड़ा निम्न कक्षा का रह गया हमारे समाज में भी और हमारे कुटुंब में भी। ठीक है, तो यहाँ एक पहला मुद्दा रहेगा सदियों तक इंग्लिश कॉमन मैरिटल लॉ डिनाइड वुमेन ऑफ राइट्स। यहाँ राइट्स टू प्रॉपर्टी भी आएगी, राइट्स टू इनकम भी आएगी, यानी कि मिल्कत में भी नहीं हिस्सा और कमाई में भी नहीं हिस्सा। ऐसा भी दौर चल रहा था कि महिलाएं बाहर काम करती, बाहर अपनी सेवाएं देती विभिन्न कामों में, और उसका जो रेम्यूनरेशन है वो उसको नहीं मिलता मगर उसके पति को दिया जाता। तो ये एक हमारे पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ सोसाइटी की एक जो है एक टूटी है, यह एक उसका लूपहोल है। हमें इस लूपहोल को सुधारना चाहिए। हालांकि आगे जो है इस परिस्थिति में सुधार आया नहीं संदेह, और आज जो है वो हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के युग में जी रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मगर ये जो डोमेस्टिक वर्क है, इस वर्क को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज ए इकोनॉमिक वर्क, तभी महिलाओं के साथ, महिलाओं के कामों के साथ न्याय होगा, न्याय हम कर पाएंगे। फिर उसके बाद महिलाओं को घर के बाहर काम करने के लिए भी नहीं जो है जाने दिया जाता था। इनफैक्ट until 1851 तक कोई भी देश ऐसा नहीं था कि जहां महिलाएं काम करके पैसे कमाती हो। मैंने आपको बताया कि अगर कमाती भी होगी
तो वो पैसे उसके हाथ में तो नहीं आएंगे, मगर वो पैसे उसके पति के हाथ में आएंगे। फिर उसका पति उस रकम में से जितना चाहे वो अपनी पत्नी को दे सकता है। ठीक है, जो एक खराब ट्रेडिशन था, एक खराब परंपरा थी, मगर ये फैक्ट है, ये चल रही थी कि पत्नी की मेहनत से जो पैसा आएगा उस पे डायरेक्ट पति का प्रभुत्व आ जाएगा, या आप कह लीजिए पति की पावर ऑफ एटर्निटी एस्टेब्लिश हो जाएगी। फिर वो उस रकम को जैसे चाहे विदाउट कंसेंट ऑफ हिज वाइफ वो उसको खर्च कर सकेगा या कर सकता था। ठीक है, तो ये परिस्थिति थी। मगर आश्चर्य की बात यह है कि 7वीं सदी के इस्लामिक लॉ में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिए गए थे, स्पष्ट रूप से यह उल्लेख मिलता है 7वीं सदी के इस्लामिक लॉ में कि पति को या कोई भी पुरुष को अपने विवाह के बाद, यानी कि पति को अपनी पत्नी को कुछ पूर्व निर्धारित रकम प्रति महीने देनी होगी। एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ पति को अपनी पत्नी को कुछ पूर्व निर्धारित रकम देनी होगी, जिसकी मदद से पत्नी जो है वो घर भी चलाएगी और साथ ही में बच्चों की परवरिश भी होगी। बच्चों की परवरिश, इट्स अ स्ट्रेंज। ठीक है, यह एक आश्चर्यजनक बात है कि इस्लामिक लॉ में ऐसा उल्लेख मिलता है, मगर यह भी एक फैक्ट है, यह भी एक तथ्य है। साथ ही में इसमें एक ऐसा भी प्रावधान था जिसके तहत महिलाओं को छूट दे दी गई थी। महिला को छूट, ऐसी छूट दे दी गई थी कि अपने पति के पैसों में से वो कुछ रकम बिना अपने पति को पूछे, बिना अपने पति को बताए, वो जहां चाहे वहां खर्च कर सकती थी प्रति माह, एवरी मंथ, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में एक अच्छी जो है एक अच्छा प्रावधान था। ठीक है, फिर 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, कुछ अमेरिकी राज्य धीरे धीरे महिलाओं के अधिकारों की बात करने लगे, कुछ फेरफार भी करने लगे। उन्होंने इंग्लिश लॉ को साइड में कर दिया, जो आज दिन तक सदियों तक चलता आ रहा था। अब उन्होंने जो है अपना नया सुधार उसमें लागू कर दिया, और उस सुधार का नाम था मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, जो विवाहित महिलाएं हैं उनके मिल्कत अधिकार। तो इस नाम से उन्होंने कुछ फेरफार कर दिए, जिसके तहत उसमें कुछ प्रावधान भी रखे गए, जिन प्रावधानों के द्वारा महिलाओं को अपने पति की मिल्कत में मालिकी मिलने लगी। वुमेन स्टार्टेड गेटिंग ऑनरशिप इन द प्रॉपर्टी ऑफ मैन या हर हस्बैंड। प्लस कुछ ऐसे भी प्रावधान रखे गए कि महिलाओं की जो वास्तविक मिल्कत थी, कुछ ऐसी वास्तविक मिल्कतों को आइडेंटिफाई किए गए सर्वप्रथम कुछ डेफिनेशन के तहत। उन मिल्कतों को अपने हस्बैंड की डेट से परे रखने लगे कि हस्बैंड को चाहे कितने भी पैसे मार्केट में देने हो, कितनी भी डेट हो हस्बैंड की, मगर किसी भी हालत में महिलाओं के जो मिल्कत है, महिला की जो वास्तविक मिल्कत है, वो उससे छीनी नहीं जा सकती, वो कोई क्रेडिटर छीन नहीं सकता। तो ये राइट यहाँ दिया गया। मगर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर, यानी कि अमेरिकन गृह युद्ध के संपूर्ण होने के बाद वहाँ एक सेंसस ऑर्गेनाइज हुआ, एक जनगणना हुई, और उस जनगणना ने महिलाओं का जो घर काम थे, उस घर काम को अनप्रोडक्टिव वर्क के कैटेगरी में डाल दिया गया। उसे एक बिन उत्पादक काम की तरह वर्गीकृत किया गया, जो इस महिला सुधार के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया। तो यहाँ से जो सुधार थे वे सुधार अटक गए। यह सुधारों ने जो तेजी पकड़ी थी, वो तेजी अब धीरे धीरे अटक गई, क्योंकि वहाँ के सेंसस ने ही जो है बता दिया कि भाई ये जो घर काम है जो महिलाओं के द्वारा होता आ रहा है, वो भले ही अच्छा हो, वैल्यूएबल हो, मगर उसे आर्थिक प्रवृत्ति में डालना वो शक्य नहीं है, ये एक पॉसिबल बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात हुई एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर की, यानी कि एक पदानुक्रमीय ढांचा। अब आगे हमें देखना है कि यह सेपरेट स्पीयर्स है, दोनों ही अलग अलग क्षेत्र है। हम लोग जो आज घर के काम की बात कर रहे हैं वो भी एक अलग क्षेत्र है, प्लस घर के काम जो बाजार है, बाजार का काम है, वो भी एक अपने आप में अलग क्षेत्र है, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ
लेने का प्रयास किया है। हालांकि चाहे वो घर हो या बाजार हो, दोनों के कई सारे लक्षण हमें मिलते हैं, मगर जो हमारे काम के यहाँ लक्षण है, जो हमें इन दोनों का तफावत करने में आसानी प्रदान करे, वो हमने यहाँ लेने का प्रयास किया है, जिसके तहत दो, पहले तो डिफरेंट स्पीयर्स, 2 स्पीयर्स, जिसमें से सर्वप्रथम रहेगा होम और दूसरा रहेगा मार्केट। अब देखिए, मार्केट इट इज डोमिनेटेड बाय मेल्स, वहीं जो होम का स्पीयर है इट इज डोमिनेटेड बाय फीमेल्स। आमतौर पर सामान्यतः अपवाद सभी जगह में मिलते हैं, मगर सामान्यतः इसमें पुरुषों का वर्चस्व होता है, वहीं घर के कामों में महिलाओं का वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। अब अगर मार्केट के लक्षणों की बात की जाए तो 3 लक्षण हम लोग कह सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम सेल्फिश। मार्केट जो होती है वो स्वार्थपूर्ण होती है, इसमें कोई अलग बात नहीं आती, स्वार्थ के सिवा कोई बात नहीं आती। प्लस साथ ही में यहाँ स्पर्धा रहती है जो घर में नहीं रहती, तो कॉम्पिटिटिवनेस, और जो बिहेवियर होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो मार्केट में, उसका बिहेवियर रैशनल रहता है। वहीं जो घर की अगर बात करें तो घर में सर्वप्रथम उसका कैरेक्टरिस्टिक है लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन की बात आती है, ठीक है, प्रेम आता है, सहानुभूति आती है, फिर स्पिरिचुअलिटी आती है, स्पिरिचुअलिटी, और साथ ही में यहाँ जो सेल्फिश है वो यहाँ हो जाएगी नॉन सेल्फिश। नॉन सेल्फिश एक्टिविटी कहना उचित रहेगा, ये भी एक एक्टिविटी ही है, ठीक है। तो ये फंडामेंटली बाइफर्केटेड या क्लासिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों ही अलग अलग स्पीयर के। अब वर्ष 1851 में यूएस स्थित एक वॉर्सेस्टर कन्वेंशन हुआ था, और जिसके तहत महिलाओं को फर्दर कुछ राइट्स देने का तय किया गया, जिसके तहत ऐसा कहा गया कि महिलाओं का भी पुरुष की प्रॉपर्टी के ऊपर, पुरुष की मिल्कत यानी कि अपने पति की मिल्कत के ऊपर समान अधिकार है। दे डू हैव इक्वल राइट्स, दे इवन हैव राइट्स टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि एक बार उसके पति की मृत्यु हो जाए तो बाद में जो मिल्कत रहेगी, उस मिल्कत का वहीवट भी ये जो पत्नी महिला है वो कर सकेगी, ठीक है, जो आज दिन तक उनको नहीं दिए जाते थे। प्लस उसके बाद वर्ष 1972 में लंदन में एक तीसरी कॉन्फ्रेंस मिली, 3rd कॉन्फ्रेंस, और ये कॉन्फ्रेंस थी महिलाओं के हितों के लिए। ये कॉन्फ्रेंस का नाम था 3rd नेशनल वुमेन्स लिबरेशन कॉन्फ्रेंस, यानी कि तीसरी थी, ठीक है। और इसमें इन लोगों ने मांग कर दी कि महिलाओं को प्रति माह अपने घर काम के लिए रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, पैसे मिलना चाहिए प्रति माह, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हमें यह टाइमलाइन में महिलाओं की जो आवाज़ है वो देखने को मिलेगी, महिलाओं का जो कद है हमारे इस समाज में वो अब धीरे धीरे बढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1994 में वीना वर्मा नामक एक एमपी थे, और वो राज्यसभा के एमपी थे जो कि मध्य प्रदेश से चयनित थे। उनके द्वारा एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा गया सदन में। उनमें कुछ ऐसा प्रावधान थे जिस प्रावधान के तहत पुरुषों के लिए, परिणित पुरुषों के लिए यह अनिवार्य था कि वो अपनी पत्नी को प्रति माह तनख्वाह के रूप में घर काम के लिए रेम्यूनरेशन दे। मगर बाद में इस रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया, वो एक अलग बात है, मगर प्रस्तावना जो है वो भारत में शुरू हो चुकी थी इन 1994। और जैसे मैंने आपको बताया कि वीना वर्मा वो एक प्रतिष्ठित जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सांसद थे, और लगातार 3 टर्म्स तक राज्यसभा में रहे, फ्रॉम 1986 टू 2000। और जो प्राइवेट बिल था जो उनके द्वारा प्रस्तावित हुआ सदन में, उसका नाम था द मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 1994।
जिसमें मैंने आपको बताया कि मैट्रिमोनियल जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी महिलाओं का जो हक है वो समान कर दिया गया, जितना पुरुष का है उतना ही महिला का रहेगा। प्लस साथ में इसमें एक ये भी प्रोविजन थी कि प्रति माह परिणित पुरुष को अपनी पत्नी को इन द फॉर्म ऑफ सैलरी घर काम के लिए कुछ रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, जो बाद में खारिज कर दी गई क्योंकि इसकी अपनी सीमितताएं थी। ठीक है, अगर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी की बात आए पेमेंट की, तो एक प्रकार का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो यहाँ बन सकता था, जो महिलाओं को बाय डिफॉल्ट सबऑर्डिनेट बना देता। ठीक है, यहाँ हम लोग उसे सुपीरियर करने की बात कर रहे हैं, मगर ये जो जोगवाई थी वो साइकोलॉजिकली महिलाओं को सबऑर्डिनेट बनाने वाली थी, इसलिए उसे बाद में ड्रॉप आउट कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर बाद में पीछे से 2010 में मैरिड वुमेन्स एसोसिएशन नामक एक संगठन बना। वो संगठन एक ट्रेड यूनियन की तरह भारत में काम करना चाहता था। ठीक है, मगर उनका जो पंजीकरण है वो ही नहीं हो पाया एज ए ट्रेड यूनियन, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ही नहीं हो पाया। उसे यह कह के खारिज कर दिया गया कि भाई आप तो नहीं सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं या आप नहीं करते कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिलोंग, तो आपको यह जो ट्रेड यूनियन का जो टैग है उसकी जो पहचान है वो आपको नहीं मिल सकती। तो ऐसे परिणित महिलाओं के जो हक थे, उनके जो आवाज थी वो यहाँ ऐसे दुर्बल कर दी गई। ठीक है, फिर ये बात हुई दो स्पीयर की कि एक मार्केट है, एक घर है, आगे हमें देखना है आगे की राह कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो यूपीए ने 2012 में एक ट्राई की थी और इस ट्राई के तहत उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें पुरुषों को अनिवार्यतः अपनी पत्नियों को प्रत्येक माह कुछ रकम देनी होगी। ठीक है, जो बाद में लागू नहीं किया गया। और उसके बाद 1991 में संयुक्त राष्ट्र की कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं विरोधी जो भेदभाव है उसे खत्म करने के लिए एक कमिटी की रचना हुई थी यूनाइटेड नेशन में, जिसने कुछ अनुशंसाएं दी। उस अनुशंसाओं के तहत उसने कहा कि महिलाओं के घर कामों को अब मेजर करना हमें शुरू करना होगा, उसे नापना पड़ेगा। फिर बाद में उसे जीडीपी कैलकुलेशन में भी हमें उसे शामिल करना पड़ेगा, ताकि उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है जो इतने वर्षों तक हम नहीं गिन पा रहे हैं वो अब गिना जाएगा, जिसकी सकारात्मक असर हमारे पूरे अर्थतंत्र पर पड़ सकती है। ठीक है, जीडीपी के साथ साथ नेशनल इनकम में भी इनकी अगर जो गिनती की जाए तो हमारी नेशनल इनकम का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ सकता है, जीडीपी का तो बढ़ने ही वाला है। तो यही समय है हम महिलाओं के कार्य को भी पुरुषों के कार्य के साथ जो है उनकी तुलना करें, पुरुषों के कार्यों के समकक्ष ही हम भी महिलाओं के कार्यों को देखें। तो ये आज हमारी जो बात है वो पूर्ण हुई, जिस बातों के तहत हमने लेखक की बात को आधार बनाया और आगे हमने यह जो पूरा पेचीदा मुद्दा है उसको देखने का प्रयास किया। एक पूरी टाइमलाइन देखी कि क्या हालत है महिलाओं के घर कामों के संदर्भ में, और ये हाल के कारण भी क्या थे वो भी हमने देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ये हमारे मुख्य परीक्षा वो हमारे इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर मुख्य परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न जो है वे पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों पर हमारे विचार मांगे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हमने यह पूरा आर्टिकल अच्छी तरीके से पढ़ा है तो हमें निसंदेह मालूम होगा कि महिलाओं का जो घर काम है उसे आज नहीं तो कल आर्थिक कामों के रूप में पहचान मिलनी ही चाहिए। वो विश्व के हित में है, वैश्विक अर्थतंत्र के हित में है, प्लस महिलाओं के व समाज के हित में भी है। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले लेख के साथ, अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।